Good morning, everyone. Today we'll start our next chapter, that is the theory of demand, the chapter number 5. In some books, it will be chapter number 4. We have skipped the two chapters, the consumer's equilibrium. We will discuss it in our classroom because it involves some technical concepts. So we have skipped these two chapters. Theory of demand. Before discussing the concept of demand, I have to discuss some important points which are related with demand. These terms are need, want and demand. जनरली ये तीन टर्म्स जो हैं नीड वांट एंड डिमांड ये इंटर रिलेटेड हैं. तो डिमांड कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें नीड एंड वांट को समझना है, उसके बाद हम डिमांड पे मूव ऑन करेंगे. सो नीड, एज वी नो दैट एनीथिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, कोई भी चीज़ जो जीने के लिए, जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी होती है, दैट इज़ नीड, ज़रूरत हमारी. ओके. द नेक्स्ट वन इज़ वांट. वांट इज़ द डिज़ायर टू हैव समथिंग बट यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन इट. मीन्स आप कुछ खरीदना चाहते हैं लेकिन उसके ऊपर पैसा अभी खर्च नहीं करना चाहते हैं. अगर सिंपली कहा जाए तो आप खरीदना चाहते हैं लेकिन उसका प्राइस जब आपको पता चला तब आप उसको खरीदने से मना कर दिया या फिर आप खरीदना नहीं चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रेप्स खरीदने गए एंड इट वॉज 80 रुपीज़ पर केजी बट यू डोंट वांट टू स्पेंड that much amount on the grapes because you want to buy grapes at 50 rupees per kg. So that will become your want or that will remain only your want. वो आपकी सिर्फ चाहत ही रह जाएगी, आपने उसके ऊपर पैसे नहीं खर्च किए हैं, मांगा नहीं है उसको, तो that will not become your demand. Now the point is demand. What demand is exactly? The desire to have something and your willingness to spend money on it becomes demand. That means the desire to have something जो कि want में भी था, बट एडिशन क्या हुआ है, योर विलिंगनेस टू स्पेंड मनी. आपकी डिज़ायर के साथ साथ विलिंगनेस भी आ गई है पैसा खर्च करने की. दैट विल बिकम योर डिमांड. दैट मीन्स आपने शॉप पे जाके कोई चीज़ खरीद ली, मतलब उसके बदले पे कर दिया है, तब वो आपकी डिमांड बनेगी या मांग कही जाएगी कि आपने कोई चीज़ दुकान पे जाके मांगी है. ओके. बदले में आपको कुछ पे करना पड़ेगा. तो योर विलिंगनेस टू स्पेंड मनी अलोंग विद योर डिज़ायर, दैट मीन्स डिज़ायर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड मनी बिकम्स डिमांड. सिर्फ डिज़ायर आपकी डिमांड नहीं बनती है, उसके लिए विलिंगनेस टू स्पेंड मनी भी होना चाहिए. अगर आपकी विलिंगनेस नहीं है मनी स्पेंड करने की तो आपकी डिमांड कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. ओके. तो डिमांड इज द डिज़ायर टू हैव समथिंग and your willingness to spend money on it becomes your demand. The next two concepts related to demand are one is demand and the other one is quantity demanded. What is demand and what is quantity demanded? ध्यान से देखिएगा, एक स्लीक लाइन सा डिफरेंस है इन दोनों में. डिमांड इज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज्ड और परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. मतलब डिमांड क्या होती है, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं एक कमोडिटी की, डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हमने डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर खरीदी हैं, वो हमारी डिमांड होगी उस कमोडिटी के लिए. द डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस will be called the demand of that commodity. That means यहाँ पे दो चीज़ें हैं, different quantities at different prices. अलग अलग प्राइसेस के ऊपर हम अलग अलग क्वांटिटीज़ खरीदते हैं. जब चीज़ें महंगी हो जाती है तब हम कम खरीदते हैं, जब चीज़ें सस्ती हो जाती है तब हम ज़्यादा खरीदते हैं. दैट मीन्स क्वांटिटीज़ जो है वो भी डिफरेंट है एट डिफरेंट प्राइसेस. तो इस कॉम्बिनेशन को हम डिमांड कहेंगे. सो हम टेबल में देख सकते हैं, P जो है प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. व्हेन द प्राइस वाज ₹5, 2 units of the commodity were being bought or purchased. When the price reduced to ₹4, the quantity of the product has been increased, or the quantity which is bought has been increased to 3 units. 4 रुपए पे हमने 3 यूनिट्स खरीदी हैं. The next is quantity demanded. Quantity demanded is a specific quantity of a commodity that is purchased at a specific price. एक specific या particular price के ऊपर जितनी units हमने खरीदी हैं एक commodity की, उसे हम quantity demanded कहेंगे. याद रहे, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जितनी भी यूनिट्स खरीदी हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम ऊपर वाली टेबल की बात करें तो 5 रुपये पे 2 यूनिट्स खरीदी गई हैं, तो एट ₹5 2 यूनिट्स आर बॉट, दैट विल बी क्वांटिटी डिमांडेड. ओके. The next point is demand schedule. What is demand schedule? When
The relation of demand or quantity demanded and price is shown through a table, or you can say the tabular presentation of the relation of quantity demanded and price is called demand schedule. मतलब जब आप price और quantity demanded का relationship जो है एक table के through दिखाते हैं तो that is called demand schedule. Okay, or you can say the table showing the relation of price and quantity demanded is called demand schedule. जैसे कि हमने पीछे देखा कि ये जो टेबल है हमारे पास जो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन दिखा रही है, 5 रुपीज़ पे 2 यूनिट्स एंड 4 रुपीज़ 4 पे हमने 3 यूनिट्स डिमांड की हैं. सो दैट टेबल इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल. A demand schedule has two parts, individual demand schedule and market demand schedule. Demand schedule को हम दो parts में divide करते हैं, दो aspects हैं इसके, एक individual demand schedule और दूसरा है market demand schedule. What is individual demand schedule? As the name suggests, individual demand schedule. That means it shows the demand pattern or the quantity demanded of an individual only. Means the table showing the different quantities of a commodity purchased at different prices बाय एन इंडिविजुअल बायर. एक इंडिविजुअल बायर के द्वारा जो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटीज़ खरीदी गई हैं उनका जो कॉम्बिनेशन एक टेबल दिखाती है वो टेबल हमारी जो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगी. ओके, एज वी कैन सी दैट द प्राइस एंड क्वांटिटी 5, 10, 15 रुपीज़ जो है प्राइस चेंज हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड भी जो है रिड्यूस होगी 3 to 1 यूनिट्स पे हो गई है. तो ये एक सिंगल जो बायर है उसकी कॉम्बिनेशन दिखाई गई हैं कि वो सिंगल बायर जो है विलिंग है 5 रुपये पे 3 यूनिट्स खरीदता है, 10 पे 2 यूनिट्स खरीदता है, 15 रुपीज़ के ऊपर वो 1 यूनिट खरीदता है. उसका डिमांड बिहेवियर है ये, सिर्फ एक इंडिविजुअल बायर का. द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल. Market demand schedule, apart from individual demand schedule, it shows the different combinations of goods bought at different prices by different persons in the market. ओके, मतलब मार्केट में एक पर्सन तो होता नहीं है, बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स या बहुत सारे बायर्स होते हैं और उन बायर्स का जो बाइंग बिहेवियर है वो भी अलग अलग होता है. मतलब वो एक ही पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर डिफरेंट कंज्यूमर्स और बायर्स बिहेव डिफरेंटली. मतलब 5 रुपये के ऊपर अगर एक 3 यूनिट खरीदना चाहता है तो दूसरा में भी 4 यूनिट खरीदना चाहता होगा. तो कॉमोडिटी का प्राइस तो 5 रुपये है दोनों के लिए, लेकिन दोनों का जो बाइंग बिहेवियर है, बाइंग डिसीजन है वो अलग अलग है. एक 3 यूनिट्स खरीदने के लिए रेडी है और एक 4 यूनिट्स खरीदने के लिए रेडी है. ओके, तो वो टेबल जो डिफरेंट कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर या डिफरेंट कंज्यूमर्स की जो कमोडिटीज़ की यूनिट्स खरीदी गई हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक पर्टिकुलर प्राइस पे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डिफरेंट कंज्यूमर्स ने अगर बाय किए हैं तो वो टेबल हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल होगी. ओके, द टेबल शोइंग द रिलेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. The table showing the relation of price and quantity demanded of different buyers in the market is called market demand schedule. वो ये market demand schedule जो है different buyers का combination दिखाता है. Here we have the table. Price will remain the same for each and every consumer. Consumers के लिए price same रहेगा. Price 5, 10, 15. Quantity demanded by consumer A and quantity demanded by consumer B. दो कॉलम्स में हमने दिखाया है QA and QB. QA quantity demanded by consumer A. That means A जो consumer है वो 5 रुपये पे 3 यूनिट्स खरीदना चाहता है एंड जो consumer B है he is willing or ready to buy 4 units. प्राइस इंक्रीज होता है 10 रुपीज़ पे तो कंज्यूमर ए जो है वो 2 यूनिट्स एंड कंज्यूमर बी 3 यूनिट्स. 15 पे 1 एंड 2 जो है कॉम्बिनेशन. तो ये हमें एक से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं उनका डिमांड पैटर्न यहाँ पे दिखाया गया है. तो इस जो कंसोलिडेटेड टेबल है इसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे. द नेक्स्ट इज डिमांड कर्व. हमने अभी डिमांड शेड्यूल देखा जिसमें हमने न्यूमेरिकल फिगर्स जो थे वो यूज़ किए थे अपने डिमांड पैटर्न या फिर डिमांड और प्राइस के रिलेशन को शो करने के लिए. अब इसी पैटर्न को या इन्हीं डेटा को हम लेके एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो दैट ग्राफ विल बी कॉल्ड डिमांड कर्व. दैट मीन्स द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड कर्व. जब हम इन्हीं टेबल के इन्हीं डेटा को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं जो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को दिखा रहे हैं, इनका जब ग्राफिक प्रेजेंटेशन किया जाता है तो उस ग्राफिक प्रेजेंटेशन को ही हम डिमांड कर्व कहते हैं. द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व. कोई भी डिमांड शेड्यूल लिया उसका ग्राफ बना दिया तो वो ग्राफ जो है हमारा डिमांड कर्व हो जाएगा. चाहे वो ग्राफ हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल
शेड्यूल यूज़ करते हुए बनाया है तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा। और अगर वो कर्व या वो ग्राफ हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल मीन्स डिफरेंट बायर्स के कॉम्बिनेशंस को दिखाते हुए ग्राफ बनाया है तो दैट विल बिकम द मार्केट डिमांड कर्व। ओके, तो सेम एज द डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व ऑल्सो हैव टू एस्पेक्ट्स, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. So individual demand curve, the graphic presentation of different commodities that are purchased at different prices by a single buyer. When a single buyer used to buy different combinations of commodities at different prices, we know that बिकॉज जो डिमांड बाइंग बिहेवियर है या बाइंग पैटर्न है वो कंज्यूमर्स का अलग अलग होता है अलग अलग प्राइसेस के ऊपर, बिकॉज द कंज्यूमर इज प्राइस सेंसिटिव. हमें पता है कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिव होता है तो उसका जो बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर जिसको हम कहेंगे, वो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट रहेगा. तो जब एक ही बायर का जो बाइंग बिहेवियर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा. जैसे कि हमने कहा दैट ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ different quantities, it is not commodities, the different quantities of a commodity purchased at different prices by a single buyer, that graphic presentation will be called individual demand curve. Okay, the graphic presentation of different, it is not commodities, it is quantities. Okay, by mistake it was written as commodities. Graphic presentation of different quantities of a commodity, एक ही commodity की different quantities जो कि different prices पे purchase की, उसका graphic presentation individual demand curve होगा. For example हम grapes खरीदने गए हैं तो grapes 100 रुपीज़ पर kg थे, हमने 1 kg purchase किया. जब वो increase होके like 150 पर kg हो गया तब हमने half kg purchase किया, क्योंकि price increase हुआ तो हमारी quantity demand reduce हो गई तो हमारा buying behavior change हुआ. Okay, तो उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा. द नेक्स्ट वन इज मार्केट डिमांड कर्व, सेम एज मार्केट डिमांड शेड्यूल. व्हेन द मार्केट डिमांड शेड्यूल इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ दैट बिकम्स द मार्केट डिमांड कर्व. या फिर इसको हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं, इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स. जब हम डिफरेंट इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को सम अप कर लेते हैं तो जो समेशन या फिर जो समड अप ग्राफ हमारे पास आएगा उसको हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3 ग्राफ्स हैं, ग्राफ ए, बी एंड द नेक्स्ट वन इज सी. ग्राफ ए जो है वो कंज्यूमर ए की जो बाइंग बिहेवियर है उसे शो कर रहा है. मतलब 10 रुपीज़ के ऊपर वो 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, 5 रुपीज़ के ऊपर वो 5 रुपीज़ के ऊपर 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और 10 रुपीज़ के ऊपर वो 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है. जो बी ग्राफ है वो कंज्यूमर बी के बाइंग बिहेवियर को दिखा रहा है. वो 5 रुपये पे 4 यूनिट्स एंड 10 रुपये के ऊपर 3 यूनिट्स. दैट मीन्स एट ₹5 व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज ₹5, 4 यूनिट्स वर बीइंग bought or purchased by consumer B, and when the price increased to ₹10, 3 यूनिट्स वर बीइंग bought by the consumer B. तो ये दो ग्राफ्स हैं ए और बी के. अब इन दोनों को अगर हम सम अप कर दें तो दैट मीन्स ₹5, 5 रुपये पे अगर हम देखें प्राइस सेम है दोनों कंज्यूमर्स के लिए. 5 रुपये के ऊपर कंज्यूमर ए 3 यूनिट्स बाय कर रहा है और इसी 5 रुपये के ऊपर सेम कमोडिटी की 4 यूनिट्स कंज्यूमर बी बाय कर रहा है. 5 रुपये पे 3 यूनिट्स बाय ए, 4 यूनिट्स बाय बी. So if we sum up these combinations in the third graph at ₹5, the summation of 3 and 4 becomes 7. तो 3 + 4 7, मतलब ये दोनों ही कंज्यूमर्स मिल के 5 रुपये पे उस कमोडिटी की 7 यूनिट्स खरीदते हैं. तो इन दोनों कंज्यूमर्स का अगर बाइंग बिहेवियर हम ऐड कर दें दैट मीन्स दोनों मिलके कितना खरीद रहे हैं 7 यूनिट्स. 3 यूनिट ए खरीद रहा है और 4 यूनिट बी खरीद रहा है. प्राइस सेम है 5 रुपये दोनों के लिए. ओके, तो मार्केट का जो डिमांड है वो कितना हो गया 7 यूनिट्स. इसी तरीके से 10 रुपये पे ए ने खरीदी हैं 2 यूनिट्स और बी ने खरीदी हैं 3 यूनिट्स. तो तीन दोनों को ऐड कर दिया जाए 3 + 2 तो हमारे पास बन जाएंगी 5 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एट ₹10. मार्केट में 10 रुपये के हिसाब से 5 यूनिट्स इस कमोडिटी की खरीदी गई हैं. तो इसको ग्राफ को हमने बनाया तो दैट विल बिकम मार्केट डिमांड कर्व. मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी जो इंडिविजुअल डिमांड पैटर्न है उसको अगर हम ऐड कर दें सेम प्राइस के ऊपर तो वो हमारा मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व. ये जो डिमांड कर्व है इसका स्लोप कैसा होता है, ढलान जो है वो किस तरफ है वो हम देखेंगे. The demand curve slopes downward in normal situations, या normally the demand curve slopes downward. मतलब अगर normal situations हैं तो demand curve जो है वो downward slope करेगा. ये downward sloping demand curve क्या बताता है या फिर downward slope है क्या. Downward slope shows the inverse relationship between price and quantity demanded.
ये जो डाउनवर्ड स्लॉपिंग डिमांड कर्व है या डिमांड कर्व का जो स्लॉप डाउनवर्ड है या डाउनवर्ड स्लॉप है, ये इन्वर्स रिलेशन दिखाता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड नेगेटिवली रिलेटेड है। मींस इफ प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो कम खरीदी जाएगी, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। ये कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कहता है साइकोलॉजिकली कि वो ज़्यादा खरीदेगा जब उसका प्राइस कम। कोई चीज़ सस्ती होगी तो ज़्यादा खरीदी जाएगी और कोई चीज़ महंगी होगी तो कम खरीदी जाएगी। दैट मीन्स दिस इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यही हमारा डिमांड कर्व का स्लॉप दिखाता है। अगर हम एल्जेब्रिकली इस डिमांड कर्व के स्लॉप को पढ़ें तो दैट इज डेल्टा पी। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एल्जेब्रिकली इट इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू, एंड हमने इसके सामने एक मैथमेटिकल साइन पुट किया है दैट इज माइनस। सो माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। डेल्टा पी, डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज, मीन्स चेंज इन प्राइस and change in quantity. So it is the ratio of change in price and change in quantity. एंड ये नेगेटिव साइन इसलिए पुट किया गया है क्योंकि दोनों के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो किसी ना किसी का जो चेंज आया होगा वो नेगेटिव आएगा, और स्लोप हम नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, इसलिए नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए हमने माइनस का साइन पुट किया। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से नेगेटिव साइन जो है काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ग्राफ को लें तो हमारे पास ग्राफ पे ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली है। P1 shows the new price or the changed price of the commodity, and P is the initial price, same as Q1 is the new quantity demanded and Q is the initial quantity of the commodity. So if we can if it is visible at price P, Q यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी वर डिमांडेड। प्राइस P के ऊपर Q यूनिट्स डिमांड हो रही थी। जब प्राइस P से इंक्रीज होके P1 हो गया है, ठीक है, इंक्रीज होके P से P1 हो गया है, हमें दिख रहा है प्राइस इंक्रीज होके P से P1, दैट मीन्स इंक्रीज हो गया है। तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q1, दैट मीन्स दिस इज रिडक्शन, Q से Q1 हो गई है, कम हो गई है। अगर हम इसको क्वांटिफाई करें तो हम कुछ फिगर्स भी दे सकते हैं इसको। P को 5 मान लिया जाए, P1 को 7 मान लिया जाए, मतलब प्राइस 5 रुपये से बढ़ के 7 रुपये हो गया है। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो कि हमने पहले 6 यूनिट्स डिमांड की थी, अब हम 4 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं, तो हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। एंड दिस हाईलाइटेड पोर्शन, जो कि येलो पोर्शन हमें दिख रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है डिमांड कर्व पे। ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी के थ्रू हम जो है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकालेंगे। कैसे? हमें पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइस, तो प्राइस कितना चेंज हुआ, P से P1 हो गया है। हमेशा जो चेंज निकलता है वो करंट या फिर न्यू प्राइस या न्यू कमोडिटी से ओल्ड माइनस या प्रीवियस माइनस करने पे निकलता है। सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी वन माइनस पी। पी वन माइनस पी किसके इक्वल है ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में पी वन माइनस पी दैट इज इक्वल टू ए बी। पी वन में से पी हमने माइनस किया, दैट मीन्स कितना चेंज आया, ए बी का चेंज आया। क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज चेंज, जो हम देखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्यू वन माइनस क्यू, एंड क्यू वन माइनस क्यू कितना है हमारे ट्राइंगल में, दैट इज बी सी। ओके, कितना चेंज आया, Q से वो रिड्यूस होके Q1 पे आ गई है। पहले क्वांटिटी Q थी, अब रिड्यूस होके Q1 पे आ गई है। ओके, तो दैट इज इक्वल टू BC। तो अगर हम इसी वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करें, डेल्टा P ओवर डेल्टा Q, तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू AB, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू BC। तो डेल्टा P को रिप्लेस करके हमने रख दिया AB, एंड डेल्टा Q को रिप्लेस करके रख दिया है BC। सो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इन दिस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू माइनस AB over BC. So this slope of demand curve is showing that अगर इंक्रीज होता है प्राइस तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है डिक्रीज हो जाती है। यही नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड कर्व का दिखा रहा है ये ट्राइंगल। ओके।